मैंने अकाउंटिंग थ्योरी डाली थी, पार्टनरशिप की कुछ थ्योरी मैंने डाली थी, शेयर्स बीच में इंक्लूडेड था, राइट। इसमें मैं फर्दर ऑन थ्योरी डाल रहा हूँ, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। बस आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो थ्योरी है ना, इसको 1 या 2 या 3 बार अगर आप रीड कर लोगे ना पेपर से पहले, तो आपके 1 मार्कर्स 100% अच्छी तरह ठीक हो जाएंगे। MCQs और मैच दी फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडीज़ आपको बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। इवन 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज़ करते हैं, राइट, मैक्सिमम मिनिमम 4 फीचर डिस्काउंट्स कितने हैं, सो किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस है, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में क्या फ़र्क है, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स में क्या फ़र्क है। सो आप अच्छी तरह से इसको अटेम्प्ट कर लोगे, इसलिए ध्यान से इसको लेकिन अच्छी तरह से सॉल्व जरूर कर लो, अच्छी तरह से पढ़ जरूर लो। सो हमने जो फर्दर करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या देखते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? समराइज स्टेटमेंट्स होती हैं ऑफ अकाउंटिंग डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। सो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट को ये दिखाती हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को चाहिए, ये उसके बारे में बेसिकली हमें बताती हैं। सो ये फाइनल प्रोडक्ट है एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस का। इंडिया में कंपनी प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोजीशन स्टेटमेंट होती है एंड इनकम स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3, इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम इसको। एज इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। सो इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इक्वेशन, लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स। सो ये हिस्टोरिकल डेटा दिखाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 शेड्यूल 3, सो इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में यह फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जैसे उसका इनकम क्या है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सो इन सब के बारे में ये हमें बताती है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो +1 में आपने पढ़ा होगा इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। इनकम का मतलब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है। नोट्स टू अकाउंट्स ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की। फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट और P&L अकाउंट आता है। So it gives details of various items appearing in the balance sheet and P&L account। जो भी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में जितनी भी आइटम्स अपीयर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कितना आएगा, उसमें क्या है, ये सब मेंशन करता है, क्या डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस शीट में लिखा हो फिक्स्ड एसेट्स, हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स इस साल इंक्रीज हुए हो, लेकिन कोई दूसरा फिक्स्ड एसेट है जो इस साल डिक्रीज भी हो, सो वहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स लिखा होता है। इट गिव्स अदर डिटेल्स, जैसे एक्सप्लेनेटरी नोट्स कुछ होते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के इवेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हम यूज़ करते हैं, अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये जो भी आइटम्स अपीयर हो रही है ना बैलेंस शीट P&L में, उसकी बेसिकली डिटेल्स है। सो अदर भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स देती है, वेरियस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के, अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट आर यूज्ड एंड एनी अदर अकाउंटिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनीज एक्ट में रिक्वायर्ड होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, या कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को ये दिखाती है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, अजम्पशंस बेस्ड होता है। पोस्टुलेट्स और प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं इसके? फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सो इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर इशूड बाय ICAI एंड प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 आर फॉलोड। It involves selection of accounting policies, method of inventory valuation, use of accounting estimates. Thus, it involves personal judgment. For example, useful life of an asset, provision for doubtful debts. Financial statement acts as a source of financial information for various users के लिए. Objectives क्या है financial statements के? To provide information about economic resources and obligations of a business. To provide information about the earning capacity of the business, provide information about cash flows, effectiveness of management, information about various activities of the business, and to disclose the accounting policies that are followed by the business. Annual report, it is report, annual report basically जो ICAI में prepare होती है, ये वो report है that is prepared by the company that provides statutory, financial and other material information required. It helps the users to better understand the performance of a company, that enables them to make better and informed decisions. It helps the users to better understand the performance of a company, that enables them to make better and informed decisions. Contents of annual reports क्या है? Examples के लिए जैसे report of board of directors, auditors report to the shareholders, financial statements, ये सब इसके contents होते हैं। अब
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। नेम ऑफ द कंपनी बैलेंस एज एट 31 मार्च 2000 डैश ईयर, राइट, रुपीज इन लैक्स और इन करोड्स। सो सीरियल नंबर से शुरू होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। सो हम लाइबिलिटी से शुरू करते हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड सबसे ऊपर आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टोटल। Assets, non-current assets, which is property, plant and equipment, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development, non-current assets, deferred tax assets, ये non-current में आता है deferred tax, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हम पे करते हैं, हमारा एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट्स, इन सब की डिटेल आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, स्टॉक बोलते हैं हम इसको, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। सो सबसे पहले शेयर कैपिटल आती है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, सो इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज सो मच ईच, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज इतने ईच, दोनों की वैल्यू आ जाएगी टोटल शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। उसके बाद हमने कितना इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड नॉट फुली पेड, जिसको हम पार्शली पेड भी बोलते हैं। सो इक्विटी शेयर्स इतने इशू किए फुली पेड और इतने हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए फुली पेड। इक्विटी शेयर्स इतने फुली पेड हैं, कॉल्स इन एरियर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स इतने हैं एंड कॉल्ड अप इतने हैं, राइट, उसमें भी कॉल्स इन एरियर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। जो बैलेंस अमाउंट आया इन सबको प्लस और माइनस करके वो बैलेंस शीट में आएगा अगेंस्ट द शेयर कैपिटल में। उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस चीज़ के पीछे रिजर्व लगा होगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, राइट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। ओके, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स इज द अमाउंट दैट इज सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर द फॉलोइंग पर्पस टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा, राइट। कैपिटल रिसीट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीट वगैरह जब हमें मिलती है, टू मीट एनी लाइबिलिटी जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हेड्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जिसके पीछे रिजर्व्स लगेगा वो रिजर्व्स का पार्ट है। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। अदर रिजर्व्स किसी भी नेचर का हो, किसी भी पर्पस के लिए बना हो, वो प्रॉफिट में से ही होगा। एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस एंड डिविडेंड्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये वो अमाउंट है विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट ऑन अ स्पेसिफाइड रेट। द इंस्ट्रूमेंट इशूड अगेंस्ट द अमाउंट सो रिसीव्ड इज शेयर वारंट्स। So share application money, pending allotment, amount received by the company as share application against which the company will certainly allot these shares। लेकिन 31 मार्च आ गई है, सो आज की डेट में तो अलॉट नहीं कर पाई कंपनी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलॉट होगा। इट डज नॉट इंक्लूड एनी एप्लीकेशन मनी विच हैज़ बीन रिफंडेबल ऑन अकाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और फेलियर टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो वो पैसा जो ओवर सब्सक्रिप्शन या फेलियर टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं है। सच रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी शोन अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज, जो पैसा रिसीव होना है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। करंट एंड नॉन करंट डिस्टिंक्शन फॉर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एन आइटम इज क्लासिफाइड एज करंट अगर वो इन्वॉल्व है प्रेजेंट ऑपरेटिंग साइकिल में, इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। इफ इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग के लिए, यानी कि आएगा जाएगा। इफ इट इज cash or cash equivalent and if entity does not have an unconditional right to defer settlement of liability for at least 12 months के लिए after the reporting period। So other assets and liabilities are non current, बाकी सब non current होते हैं। So operating cycle, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें acquisition of asset for processing से raw material और stock in trade and its realization into cash and cash equivalents, जहाँ पे operating cycle cannot be identified, it is assumed to be 12 महीने। अब ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल, अब उसने क्या दिया हुआ है 10 महीने 10 महीने 10 महीने 12 महीने 15। इसमें कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है, लेट अस फाइंड आउट। पीरियड ऑफ रियलाइजेशन 8 महीने है,
राइट, लेकिन वो 10 महीने दिया हुआ है, सो करंट है। पीरियड ऑफ रियलाइजेशन और सेटलमेंट इज 12 मंथ्स, 10 महीने हैं तो वो करंट है। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का है, लेकिन रियलाइज 15 महीनों में हो रहा है, तो यानी कि 1 साल से ज़्यादा लग रहा है। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है, लेकिन रियलाइज 14 महीनों में हो रहा है, नॉन करंट। ठीक है, जब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, हम 14 महीनों में रियलाइज़ कर रहे हैं तो नॉन करंट हो गया। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, अब हम 13 महीने में रियलाइज़ कर रहे हैं, चाहे ये 12 महीने से ज़्यादा है, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 महीनों का है, सो इसलिए ये करंट हो गया। एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीनों का, लेकिन आप 18 महीने में रियलाइज़ कर रहे हो तो नॉन करंट हो गया। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटिंग साइकिल। सो जिस टाइम पे ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा और पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो वो नॉन करंट है। जब ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन कम होगा, तो वो करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट होता है, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज एज पर शेड्यूल 3, नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन पेबल बाय कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें आता है डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक्स एंड अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, नेट, राइट, वो टैक्स लाइबिलिटीज जो डेफर कर सकते हैं, नेट। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल लेस देन 12 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स करंट लाइबिलिटी होता है। अदर्स फॉर एग्जांपल प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। long term provision is an estimated amount that is set aside to meet any future liability, so amount of which cannot be determined with accuracy. Provision against which liability will arise after 12 months operating cycle period that is shown under long term provisions. For example, provision for gratuity, provision for earned leave. Classification of current liabilities, अभी तक हम नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर कैपिटल पढ़ा ना, अब आ गया करंट लाइबिलिटीज। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो 12 महीने के अंदर यानी कि एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में ड्यू फॉर पेमेंट हो जाती हैं। सो लोन्स पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज दैट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। सो ये सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल मीन्स अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस. These include sundry creditors and bills payable. For example, A Limited sells its fixed assets through Mr. Ram, an agent, and owes 10,000 to him, which is payable in 6 months. This liability will be shown under trade payables. क्यों? 6 महीने में पैसा पे हो रहा है, and it will be classified as other current liability. ठीक है, ये other current liability की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। So other current liabilities में और क्या क्या आता है? Other current liabilities में करंट लाइबिलिटीज़ जो मैच्योर हो रही हैं बट लेस देन 12 मंथ्स में, यानी कि आपको पे करनी है वो लेस देन 12 मंथ्स में। सो इंक्लूड करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, चाहे 5 साल का डेट था लेकिन अब 4.5 साल हो गए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 6 महीने बचे हैं जब आपको वो पे करना है। अमाउंट ड्यू टू बी पेड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स विद इन 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं है बोरिंग्स पे। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, income received in advance, unpaid dividend, calls in advance, other payables, nature जो हम specify करेंगे। short term provisions, it relates to liabilities that are likely to be paid within 12 months, short term होती हैं ये, right? So provision for employee benefits, provision for expenses, provision for tax and other provisions. Classification of non current assets, property, plant and equipment, ये non current है, long term assets हैं, right? fixed assets बोलते हैं हम। these are kept for increasing the earning capacity of the business. These are not meant for sale in the normal course of the business, that is held for long term use. So property, plant and equipment is categorized as tangible assets. Tangible assets कौन से हैं? जिनकी physical existence होती है and can be seen and touched. For example, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? दीज डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज एक्सेट्रा। कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। Non-current assets, trade investments, that is investments made in share debentures of another company to promote its own business or trade. Other investments,
investments other than trade investments. It is categorized as investment in property, investment in equity, investment in preference shares, in bonds and debentures, government trust securities, mutual funds, partnership firms, other non-current investments. डेफर टैक्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एक्सपेंसेस जो 12 महीने के बाद, लॉन्ग टर्म लोन्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर 12 मंथ्स. सो मेरे एसेट्स है ना, इसीलिए एडवांसेस लिखा हुआ है. एक साल के बाद मेरे को रिसीव होंगे. क्लासिफिकेशन क्या है? कैपिटल एडवांसेस, एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स. सो ये वो एडवांसेस हैं दैट आर रिसीव्ड बैक इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. Security deposits that are given for a long term, greater than 12 months operating cycle period. Other loans and advances, for example, long-term loans to employees, long-term advances to suppliers. Other non-current assets, long-term trade receivable, amount receivable against sale of goods, services in normal course of business. After 12 months operating cycle period, it includes sundry debtors and bills receivable. Others, so for example, insurance claim receivable, unamortized expenses and losses, ये सब other non-current assets का part है. So अच्छी तरह पढ़ लेना other non-current liabilities क्या होता है, other non-current assets क्या होता है, right? So trade receivable अगर सिर्फ आ जाए तो वो किसका part है? वो current assets का part है. लेकिन long term trade receivable आ जाए यानी कि 12 महीने के बाद पैसा रिसीव होगा, वो इसका part है non-current assets का. So current assets as per schedule 3, करंट इन्वेस्टमेंट्स, सो 12 महीने से कम जो पे बैक हो रही हैं, कैश में कन्वर्ट हो रही हैं. दीज इन्वेस्टमेंट दैट आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से. सो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, जो भी 12 महीने से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. इन्वेंट्रीज, स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए जो भी हम स्टॉक को होल्ड करते हैं. स्टॉक में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब स्टॉक का पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट होता है. ट्रेड रिसीवेबल्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसा रिसीव होना है, डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज विद इन 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. इट इंक्लूड्स सन्ड्री डेटर्स एंड bills receivable. So disclosure of provision for doubtful debts, any of the two alternatives may be followed. हम इसको या तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो भी केस होगा उस तरह ट्रीट करेंगे, और या फिर हम डिडक्शन करेंगे डेटर्स में से अंडर ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स में से हम इसको डिडक्शन करेंगे जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा. Cash and cash equivalents. So it is classified as balance with bank, check and drafts in hand, cash in hand, others. Earmarked balances with banks, unpaid dividend, balance with banks held as margin money. So bank deposits with more than 12 months maturity, वो FD, right? So ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? जो 12 महीने से पहले आप रीपे कर देते हो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में. अदर करंट एसेट्स, ये ध्यान से देखो, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, ये सब अदर करंट एसेट्स का पार्ट है. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज और कैपिटल कमिटमेंट्स. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं जो अचानक से क्रिएट हो जाती हैं. लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, आए या ना आए, एज दीज आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट. इट इज़ नीदर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स नोर शोन इन दी बैलेंस शीट. ना तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में शो होती हैं, ना ये बैलेंस शीट में. दीज आर शोन एज डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट्स में शो होती हैं. ये जैसे प्रपोज डिविडेंड, पेंडिंग लिटिगेशन, क्लेम अगेंस्ट कंपनी, ये सब बैलेंस शीट में शो होती हैं. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट. प्रपोज डिविडेंड, अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज कॉन्टीजेंटली लायबल. प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड जो आपने प्रपोज किया है, पे नहीं किया, राइट? और फाइनल डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, दैट इज द ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं, इज शोन एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज को हम शो करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में. डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रॉफिट्स हैव बीन डिटर्मिन्ड. द प्रपोज्ड डिविडेंड इज देन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर्स कैन रिड्यूस द डिविडेंड बट इंक्रीज नहीं कर सकते वो. दस लाइबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज कॉन्टीजेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ द सेम बाय द शेयर होल्डर्स. उसको अप्रूव करेंगे and hence is treated as contingent liability. It becomes a current liability in the next year में वो current liability होगा जिस साल में पे करना है. आज की डेट में वो contingent है because propose किया है, final meeting में होगा, meeting next year होगी, next financial year में होगी. So for example, proposed dividend for financial year 2021 will be shown as contingent liability in the financial year ended 31 मार्च 2021.
हाउएवर वो करंट लायबिलिटी आएगा 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड राइट। सो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे ऊपर वही नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इधर रुपीज इन लैक्स करोड़ जो भी वैल्यू आएगी, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब 31 मार्च इस साल का, 31 मार्च पिछले साल का। वी स्टार्ट विथ सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बाकी की इनकम ऐड हो जाती है इसमें, टोटल रेवेन्यू आ जाता है। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए ना, तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, द बैलेंस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस आ गया, उसके बाद जो भी आपने टैक्स पे किया वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। सो ये हमारा P&L स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सो वी स्टार्ट विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स आता है इसमें, ये ध्यान रखना हमेशा। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो सेल्स का पार्ट होता है, डायरेक्ट इनकम कह सकते हो आप इसको। रेवेन्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी में नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सर्विस रेंडरिंग कंपनी में जो भी आपने फीस अर्न की है, सो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, राइट, तो जो भी आपने फीस अर्न की है वो आपका सर्विस रेंडरिंग कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न किया है वो फाइनेंशियल कंपनी है। अदर इनकम्स में बाकी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, राइट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब अदर इनकम का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वही होता है COGS, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस closing stock of raw material. Purchase of stock in trade, it only includes purchases of goods for reselling, not for manufacturing. Changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. Opening stock of finished good, work in progress, stock in trade minus closing stock of finished good, work in progress and stock in trade. Employee benefit expenses, it means payment made to and for the benefit of employees and workers. Presentation of employee benefit expenses in notes to accounts. सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन नोट्स टू अकाउंट्स में जो हम करते हैं डिटेल में क्या क्या होता है, वेजेस, सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी पेड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू EPF, ESI, सुपर एनुएशन फंड, मेडिकल एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड इज शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस में ये हम शो करते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन जो भी फिक्स्ड एसेट्स पे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट्स पे रिटर्न ऑफ होता है ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है, गुडविल, पेटेंट्स पे। अदर एक्सपेंसेस, ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस शोन अंडर दिस हेड, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, रेंट, पोस्टेज एंड कोरियर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंस, ये सब अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस में ऑल्सो भी सेग्रीगेटेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन नोट्स टू अकाउंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इट शोज द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टीवर्डशिप फंक्शन, मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है। इट इज द बेसिस फॉर टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, aids trade associations in helping their members, help stock exchanges in reporting on financial performance to ensure better transparency for the investors and to protect their interest. Limitations क्या financial statements की, it is based on historical records and hence does not reflect the current situation. Financial statements are only interim reports. Financial statements are not free from bias. These include accounting estimates and personal judgments जैसे depreciation या provisions. Ignores qualitative elements, price level changes are ignored. Does not include certain important vital information जैसे लॉस ऑफ मार्केट्स, इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं लेता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे विंडो ड्रेसिंग है, ऊपर से हमें लगता है कि हमने सारा कुछ अच्छा बनाया हुआ है। विंडो ड्रेसिंग होती है ना, आप शॉप में जाते हो, शॉप में जो बाहर शीशा लगा होता है ना, शीशे पे सब लगता है बहुत अच्छी शॉप है, अंदर जाके एक्चुअल पता लगता है स्टोरी। So assets are shown in the balance sheet at unexpired or unamortized cost and not actually at their actual realizable value. Financial statement does not show detailed information, hence they may not help the users in decision making में वो शायद help नहीं करते। Next chapter is analysis of financial statements. इसका meaning क्या होता है? Process of critical evaluation of the financial information that is contained in the financial statement
to understand and to make decisions regarding the operations of the business. इसको हम financial statements बोलते हैं. It involves study of relationship among various facts and figures underlying the financial statement and interpretation thereof. Thus it includes both analysis and interpretation. Objectives क्या हैं इसके? To assess the profitability and operational efficiency, assess the financial position, financial health of the company, ascertain the relative importance of different components of financial position of the company, to ascertain the reasons for change in profitability and financial position, assess the short term and long term liquidity and solvency, that is ability of the business to repay its debt position of the business. एनालिटिकल टूल्स क्या हैं? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस. कंपैरेटिव क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी एंटिटी की ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंपैरेटिव फॉर्म. कंपेयर करते हैं दो फर्म्स को अलग अलग टाइम्स पे. इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए. इट विल बी कवर्ड इन डिटेल अलग चैप्टर में. कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट. इट इज यूज टू स्टडी की चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन and operating results of a company. Each component in the statement is stated as percentage of base, that is revenue from operations for income statement and total assets and liabilities for balance sheet. Trend analysis क्या होता है? Helps in studying the operational results and financial position over series of years. So क्या ट्रेंड चलता आ रहा है? हम कहते हैं ना कि पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है, by observing the percentage change over time. Ratio analysis to be covered. So ratio analysis हमने वैसे भी अच्छी तरह कवर किया हुआ है. कैश फ्लो एनालिसिस, राइट, अलग से मेरी वीडियो आई हुई है कैश फ्लो एनालिसिस की. सो पूरा डिटेल्ड उसमें कवर्ड है. अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल डायनेमिक एनालिसिस एंड वर्टिकल एंड स्टैटिक एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस, इट इज़ डन बाय दोज हु डू नॉट हैव डिटेल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन, जो आउटसाइडर्स हैं. इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश अकाउंट्स लाइक बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऑडिटर्स रिपोर्ट. It is mostly done by the investors, lenders, creditors or government agencies. Internal analysis is done by the management as they have access to all the financial information, right? It is more detailed, comprehensive, extensive and accurate होता है ये. Horizontal dynamic, it involves analysis of financial statement for more than 1 year, that is multiple years. It is useful for trend analysis and long term planning के help आता है ये. For example, comparative balance sheet and statement of P&L. Vertical static analysis, so it involves analysis of financial statements of 1 year only, that is of different items for the same period. So for example, ratio analysis, common size statements. Inter-firm and intra-firm comparison. Intra within the firm, inter एक firm का दूसरी firm से. So it means comparison of different items of an entity over a period of time. It is also known as time series analysis or trend analysis. So intra होता है within the firm. So 2024 का 2025 से 2 साल लेकिन सेम फर्म. इंटर फर्म होता है 2025 का लेकिन फर्म ए एंड फर्म बी का. सो इट मीन्स कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज टू डिटरमिन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन. इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और इंट्रा फर्म को ट्रेंड एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की? अलग अलग यूजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, राइट. सो मैनेजमेंट के लिए क्या है? टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस की एफिशिएंसी को असेस करते हैं एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग या बजटिंग में हेल्प करते हैं. एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉयज़ को दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर बेटर रेम्यूनरेशन एंड बोनस. शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए टू असर्टेन प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट या नहीं इन्वेस्ट करना. सप्लायर्स और क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए ताकि वो एक्सटेंड करें क्रेडिट को या रोक दें. बैंकर्स, लैंडर्स जो लोन देते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन जो लोन्स देते हैं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन को भी जज करते हैं. टैक्स अथॉरिटीज़ कितना टैक्स लाइबिलिटी बनती है, एक्चुअल में टैक्स आएगा कितना. कस्टमर्स, सो आपने एक फ़ोन लिया, आपने जिस कंपनी का फ़ोन लिया अगर वो कंपनी अगले दिन बंद हो जाएगी तो आप सर्विसेज किससे लोगे? सो आपको सर्विसेज लेनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, 3 years, 4 years, तो आप उसी कंपनी की लोगे जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, राइट. लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस में इंटरेस्टेड होती है हमेशा कस्टमर. लिमिटेशन क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये एनालिसिस किया है कि ये एक तो हिस्टोरिकल एनालिसिस है, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ये प्राइसेस को डिटरमिन करता है. प्राइस लेवल चेंजेस एंड इन्फ्लेशन फैक्ट्स को इग्नोर करता है.
इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर होते हैं। मेरी टीम अच्छी है, शायद इसलिए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर होता है। सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी लिमिटेशंस हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की भी हैं। विंडो ड्रेसिंग, ऊपर ऊपर से लगता है कि सब ठीक है बट अंदर से एक्चुअल में पता ही नहीं होता। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं अलग अलग कंपनीज कंपेयर करते हुए। मिसलीडिंग होता है विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट आर फॉलोड बाय द कंपनी। It is just a study of reports of the company. Financial statements are prepared on the basis of accounting concepts and as such does not reflect the current position. ये कभी भी reflect नहीं करते। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियोज। सो अकाउंटिंग रेशियोज की थ्योरी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में भी पढ़ी है, बट इसमें थोड़ी सी आप रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। ये वो रेशियो है दैट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग वेरिएबल्स नंबर्स दैट आर कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है? स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग वेरिएबल्स दैट आर कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग अकाउंटिंग रेशियोज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेशियो एनालिसिस के? सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है, डिटर्मिन करता है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को, सॉल्वेंसी को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस को डिटर्मिन करता है, डिटर्मिन द प्रॉफिटेबिलिटी, फैसिलिटेट कंपैरिजन टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस जिसमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज दैट कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एफर्ट ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेट्स फॉर द फ्यूचर। एडवांटेजेस क्या है रेशियो एनालिसिस के? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एफिकेसी ऑफ डिसीजंस कितने बढ़िया हम ले सकते हैं, कैसे कैसे लेने चाहिए, क्या रिजल्ट्स आएंगे। इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप को ये एस्टैब्लिश करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम एरियाज एंड अनेबल्स स्वॉट एनालिसिस, यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। लिमिटेशंस क्या है रेशियो एनालिसिस के? Limitations of accounting data, that is, if financial statements do not reflect true state of the affairs, then ratios will also show false picture. Ignores price level changes. It ignores the qualitative or non-monetary aspects. Variations in accounting practices may hamper comparison using the ratio analysis. It may not be helpful in forecasting merely from historical analysis and lack of स्टैंडर्ड रेशियोज। इन सब पॉइंट्स को हम टाइम टू टाइम अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं, सो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ ये हेडिंग है, रादर ये अपने आप में खुद ही एक्सप्लेन है। सो स्टैंडर्ड रेशियोज नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेशियोज नहीं है। फॉरकास्टिंग में हमेशा हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज हिस्टोरिकल एनालिसिस है, यानी कि हम आज का मार्केट का डेटा तो लेते ही नहीं है। टाइप्स ऑफ रेशियोज, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस की होती हैं, बैलेंस शीट की होती हैं, एंड कंपोजिट जो दोनों की होती हैं। Ratios computed with one variable from the statement of profit and loss and another from the balance sheet. So functional classification क्या है ratios की? 4, liquidity, solvency, activity या profitability ratios. It shows the liquidity क्या दिखाती है? Liquid position. It shows the ability of the business to meet its short term obligations. Solvency क्या दिखाती है? Ability of the business to meet its long term obligations. Activity or turnover ratios. It shows how efficiently resources are being used to generate sales. Profitability ratios, it helps in analyzing the profits in relation to revenue from operations or funds employed in the business. So it helps in assessing the profitability of the business. So ये functional classification of the ratios हो गया, वो traditional classification है, right? ये types of ratios हैं। This finishes the theory part for this for all the 3 books, right? Previous video में कुछ chapters cover थे, कुछ chapters इसमें covered हैं। आपको MCQs और theory इसी में से आएगी, right?